वेलकम कंचना जी। बहुत स्वागत है आपका। पहले शुरू करें अपनी बातचीत उससे पहले आपका एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। आई थिंक कुछ गलत हो तो बताइएगा। जौनपुर के आप रहने वाली हैं, हमारी रिसर्च टीम ने जो करके दिया है। जौनपुर से आप रहने वाले हैं, आप जेएनयू में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, साथ साथ फेमिनिस्ट हैं और सपोर्ट और एक वोकल वॉइस है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट को लेकर। तो आज हम लोग हमारी जो चर्चा होगी वो मुख्यतः आपके इनिशियल जीवन के अराउंड और राजनीति में महिलाओं का कैसे बढ़ोतरी हो सके, महिला कैसे सफल हो सके ज्यादा से ज्यादा, और पिछड़ी जाति खास करके दलित और जो अडर अडर बैकवर्ड क्लास है उनको राजनीति में क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उसके समाधान हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं कंजना जी, आपके पर्सनल पूरे बैकग्राउंड के बारे में। तो थोड़ा आप यदि बताएंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, इनिशियल लाइफ कैसे रहा, क्या रहा, और राजनीति में इंटरेस्ट कब से आया, मतलब पहली बार कब आया। सबसे पहले तो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस पे मंच पर बुलाने के लिए, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। तो मैं अपनी बात जब अपने बैकग्राउंड से शुरू करूंगी, इनिशियल डेज से। तो मैं, आपने बताया कि जौनपुर में उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक छोटे से गांव से आती हूँ और फर्स्ट जनरेशन में लर्नर हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर होते हैं, उसमें जो चैलेंज होता है उससे हर कोई वाकिफ है। हर कोई जानता है कि किस तरह का चैलेंज होता है। चैलेंज उसमें मेल के लिए जब होता है तो फीमेल के लिए, जो हमारे सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई है कि पहले फर्स्ट कुछ आता है तो दैट गोज टू मेल, है ना। जब लेफ्ट आउट होता है तो फीमेल को फिर बचता है। तो इनिशियल दौर में संघर्ष वैसा ही रहा, क्योंकि घर में लोग पढ़े लिखे कम थे। और जब लोग, हमारे भाई बहन सब पढ़ना शुरू किए, तो वहीं से, एजुकेशन से ही पहला हमारा विद्रोह भी हुआ फैमिली में। और शुरुआत भी वहीं से हुआ कि पहला जो मेरा विद्रोह था, क्योंकि हम और सारे जो कलेक्टिव फैमिली होती थी कि सारे लोग एक साथ हैं, तो जो ज्वाइंट लड़कियां फैमिली थी, होती थी। जी, जॉइंट फैमिली, तो वो लड़कियां गांव के ही सरकारी स्कूल में जाती थी जो पास में हो, है ना। और जो लड़के जो होते थे उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं था, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल अवेलेबल था। वो स्कूल चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, बस सिस्टम भी उनके लिए जो है कि अवेलेबल था, उनको मिला फैमिली से। तो मेरा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट शुरू हुआ। तो मैं घर में पूछती थी, मम्मी जो है कि ये बताइए कि भैया तो उस स्कूल में जाते हैं, बस उनको लेने आती, मैं यहाँ के प्राइमरी स्कूल में क्यों जाती हूँ। तो ये सवाल मैंने तो मदर मेरी, क्योंकि उस फैमिली में हायरार्की सिस्टम एक जो होता है, एक फैमिली का कोई एल्डर मेंबर होता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो मम्मी बोली मेरे हाथ में कुछ नहीं बेटा, है ना। तो जो सोसाइटी का नॉर्म्स है उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मेरी मदर भी उस समय कुछ कर नहीं सकती थी, फादर भी नहीं कुछ कर सकते थे। तो फिर मेरा एक जो है कि विद्रोह के तौर पर वही शुरू हुआ, सबसे लड़ाइयाँ झगड़े कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं गांव में ही, फिर 12th तक हमारी पढ़ाई उधर ही हुई, हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। फिर उसके बाद जब आता है कि हमारे ब्रदर लोग जा रहे हैं, कि कोई कोटा जा रहा है, कोई इलाहाबाद, कोई बनारस जा रहा है, कि उनको इंजीनियरिंग इंजीनियर बनना है और मुझे मेडिकल करना था। तो मैंने बोला कि मुझे भी बाहर जाना है। तो नहीं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम्हारे शादी के लिए पैसे वगैरह सेव होगा, फिर तुम यहीं से बीए कर लो, बीएड कर लो, टीचर बन जाओगी समथिंग। और मैं बोली मुझे डॉक्टर बनना है, अगर हमारे भाई बाहर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो 2 साल फिर शर्त रखा गया, जब बहुत ज्यादा मेरा जिद हावी हो गया तो शर्त रखा गया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें सारी किताबें दे दी जाती है मेडिकल की, अगर तुम मेडिकल क्लियर कर लेती हो देन तुम्हें बाहर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज फिर उसके बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने उस पे उस शर्त को मान लिया। ठीक है, मैं मेडिकल करके दिखाऊंगी। और वो एकदम होता है ना कि बचपन में आप एकदम जज्बाती होते हो। तो फिर वो पढ़ना शुरू की। एक फर्स्ट साल कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर वहीं पर बीए में भी लोकल कॉलेज में मेरा नाम एडमिशन चल रहा था, पेपर देने जाती थी मैं। फिर सेकेंड ईयर में, तो उस समय यूपी सीपीएमटी हुआ करता था 2012 से 14, उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसमें मेरा काउंसलिंग के लिए आया, और काउंसलिंग के लिए जब गए तो ये हुआ कि एमबीबीएस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीट फुल हो चुके थे। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में हो, या तो फिर आप उसके बाद डेंटल कैटेगरी में जाओगे। तो क्वालिफाई तो कर चुकी थी, मेडिकल का कोई ना कोई फील्ड तो मिलता था, अब वो तो शर्त मैं जीत चुकी थी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर ये कि नहीं, एमबीबीएस नहीं हुआ है,
नहीं जा सकती बाहर। तो उसी समय हमने बीएससी का भी बीएचयू का फॉर्म भरा हुआ था जूलॉजी से। तो वहां पर भी हो गया और अच्छे रैंक से। तो बोले कि नहीं ठीक है, अगर एमबीबीएस नहीं कर सकते और कोई फील्ड नहीं कर सकते तो हम बीएचयू में एडमिशन लेंगे, वहां पर वहां का बीएससी भी बहुत अच्छा है। तो वहां पर जाने का मौका मिला। फिर बीएचयू बीएचयू गई तो वहां पर मैं कुछ कुछ चीजें पॉलिटिक्स का देखती थी, खासकर महिला महाविद्यालय में मैं थी। और वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट उस समय स्टार्ट हुए थे। फीमेल को लेकर 8 बजे गेट बंद हो जाता था और गेट पर किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़कर चले गए। तो मैं, लेकिन उस समय मेरे ऊपर इतना प्रेशर ला दिया गया था कि अगर इसके बाद तुम कहीं कुछ कर नहीं पाई, निकाल नहीं पाई, तो घर आना पड़ेगा। वापस तो जौनपुर बुला लिया जाएगा। जी, जौनपुर बुला लिया जाएगा। तो फिर वो बर्डन फर्स्ट ईयर से ही था। फिर मैंने तैयारी किया कि नहीं, अब ऐसा प्लेस इंडिया में एक ही जगह है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पर जाएंगे तो शायद जो ड्रीम है एक क्योंकि मेरे घर में लोकल पॉलिटिक्स होता था उस समय, जिला पंचायत सदस्य कोई था, कोई ग्राम प्रधान थे। तो मैं डिनाई नहीं करूंगी, अभी भी वो सामंती व्यवस्था, वो चाहे आपके घर में लोकल पॉलिटिक्स हो या फिर स्टेट पॉलिटिक्स हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो, अभी भी कंट्रोल करते हैं मेल ही। भले वहां पर रिजर्वेशन आ जाए, फीमेल लड़ लें, और लेकिन वो चलाया जाता है मेल के ही द्वारा। तो वो प्रॉब्लम थी। तो मैं सोची अब मैं जेएनयू जाऊंगी। तो यहाँ का एंट्रेंस दिया मैंने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दिया, जहां जहां दिया वहां पर सिलेक्शन हुआ। फिर मैं यहाँ पर जेएनयू आई। और यहाँ पर आई तो भी कि अगर जेआरएफ हो जाता है तो फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ। और तरह तरह का फील्ड मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं नारे सुनती थी, और खासकर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लेफ्ट प्रोग्रेसिव का जो यहाँ पर नारे लगते हैं, लोग जुड़ते हैं, जो दफनियां बजती हैं, बहुत ही। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो सच में एक ड्रीम, एक सपना होता है कि ऐसा भी जगह कोई एग्जिस्ट करता है जहां पर आप अम्बेडकर के नारे लगा सकते हो, फूलन के नारे लगा सकते हो, सावित्रीबाई फूले के नारे लगा सकते हो। तो मैं वहां से मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जेआरएफ क्लियर कर लिया पीएचडी के लिए। और पीएचडी में फिर से जेएनयू में एडमिशन ली, और तब जाके मैंने यहाँ के पॉलिटिक्स की शुरुआत की। तो पॉलिटिक्स की शुरुआत के दौरान भी देखा कि क्योंकि लेफ्ट का जो आइडिया है तो वो तो बहुत स्ट्रांग है जेएनयू कैंपस में या स्टूडेंट विंग में, लेकिन एज ए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो तो एग्जिस्ट अभी तो नहीं कर रही है, एक आध दो स्टेट में कर रही है बस। तो और दूसरा जो है सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स कौन करता है, जो एंटी हिंदुत्व इस समय पॉलिटिक्स कर रहा हो। तो उस समय मुझे एक ही चेहरा नजर आता है, लालू प्रसाद यादव आ रहे थे। तो उनका यहाँ पर स्टूडेंट विंग था, छात्र आरजेडी, मैं वहां से उसमें जुड़ी। फिर उसके मोमेंट में जाने लगी, प्रोटेस्ट कॉल लेने लगी, और फिर धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट मंच पे बुलाने लगे बोलने के लिए सोशल जस्टिस के मुद्दों को लेकर। और मेरा इंटरेस्ट जो है फिर यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये रहा कि कैसे इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और कैसे मैं पॉलिटिक्स में आई। तो मतलब समरी किया जाए तो एक बचपन से आपके गांव में ही एक परिवेश था जिसपे आपको मतलब प्रॉब्ली इंटरेस्ट, मतलब एक जानने समझने का मौका मिलते रहा। कभी कुछ करने का मौका नहीं मिला होगा गांव में, पर एक एक जी माहौल था, पॉलिटिकल माहौल था जिसमें जानने समझने सीखने का सुनने का मौका मिलता रहा। जी बीएचयू गए तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा वहां के मूवमेंट और वहां को देखकर, और फिर जेएनयू आए तो आपको एग्जीक्यूट करने का, आपको कुछ करने का प्लेटफॉर्म एक मिला। तो ये मेरे ख्याल से एक जर्नी को यदि समराइज किया जाए तो आपका मोटे तौर पर ये रहा होगा। अगला सवाल जो था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। मैं पूछने वाला था कि आपका रोल मॉडल कौन है पॉलिटिक्स में, तो आपने लालू प्रसाद यादव जी का नाम हो दिया। पर यदि मैं जानना चाहूँ क्यों है वो रोल मॉडल, बाकी और कोई नहीं, और लालू जी क्यों? देखिए, मैं ये बताने की यहाँ कोशिश की कि मैंने सीआरजेडी ज्वाइन किया था। लालू प्रसाद यादव इस समय प्रेजेंट पॉलिटिक्स में एक ही चेहरा दिखते हैं कि जो एंटी बीजेपी रहे हैं, और बाकी लोगों ने जो समझौते किए या सरकार सत्ता में बने रहने के लिए जो किया। लेकिन मैं रोल मॉडल के तौर पर अगर बात करूंगी तो मेरे जो रोल मॉडल है वो सिर्फ एक नहीं है, मेरे जो रोल मॉडल है वो कई हैं, है ना। और वो मैं अम्बेडकर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसमें मेरे रोल मॉडल, है ना। एज ए जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा का मार्ग खोला, जो हमें एजुकेशन तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाई, माता सावित्रीबाई फूले भी मेरी रोल मॉडल हैं। और जो सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती आज तक दी फूलन देवी, वो भी मेरी रोल मॉडल हैं। तो रोल मॉडल एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं रहे हैं, रोल मॉडल एक एजुकेशन को भी सुधारने वाले रहे हैं, सोसाइटी को भी सुधारने वाले रहे हैं, हायरार्की को चैलेंज देने वाले भी लोग रहे हैं, संविधान को बनाने वाले भी लोग रहे हैं। तो मेरे रोल मॉडल सिर्फ एक व्यक्ति तक
निर्धारित नहीं है। वो सारे लोग रोल मॉडल हैं जो सोशल जस्टिस का एक राह दिखाते हैं, इक्वलिटी का एक राह दिखाते हैं। जी। मतलब सारे लोग जिनका भी आपने नाम दिया, सबका एक समाज में बड़ा योगदान रहा है, और जी। जी। उससे ही समाज में परिवर्तन है, उससे ही कहीं ना कहीं आज की राजनीति भी जो शेप होती है उनमें एक बड़ा रोल रहा है। चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो फुले हो, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे लालू जी हो, सबका एक बड़ा योगदान रहा है। जिस जो भी आज राजनीति बनी उनमें उनका एक, उनको शेप करने में एक बड़ा। चलिए आगे बढ़ते जी। हैं। आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? आप अपने आप को पॉलिटिक्स में कहाँ, मतलब आप प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं? क्योंकि आपका मेरे ख्याल से विषय अलग है, आई मीन बायोलॉजी, और वो आपका पढ़ाई का जो एजुकेशनल विषय है। पर क्या जी। आप पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो क्या उद्देश्य आने का? क्योंकि सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। आजकल बहुत लोगों का उद्देश्य पैसे मात्र होता है। तो आपका आना चाहती कि नहीं आना चाहती, और क्या उद्देश्य आना चाहती है? देखिए, मैं अगर कहूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का, जो मेरा रिसर्च है, और रिसर्च के अपने पीएचडी के लास्ट ईयर में मैं हूँ, 5th ईयर में। तो अगर हम देखें कि साइंस बैकग्राउंड से बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, और उसके पीछे एक वजह है कि वक्त नहीं मिलता, और वक्त के साथ साथ उन्हें वो पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, जिससे सोसाइटी एक सेफ होती है, जिससे हम लोगों के बारे में, हम लैब में काम करते हैं लेकिन लैब का वो जो आउटकम है वो बाहर तक कैसे बेनिफिशियल होता है वो हम नहीं जानते। तो मैं आपको बताऊं कि एज सच पॉलिटिकल एस्पिरेशन की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन हैं, एम्बिशंस मेरे हैं, इसे मैं डिनाई नहीं करती, और शायद किसी भी फीमेल को इसे डिनाई नहीं करना चाहिए। एम्बिशन कोई बुरी चीज नहीं है, एम्बिशन उसके अंदर होता है जो करेजियस होता है। तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, आगे के पॉलिटिक्स में मेरा साइंस बैकग्राउंड होना हिंडर नहीं करेगा, क्योंकि जो सोशल सिस्टम, जो सोशल साइंसेस को जानने का जो जरिया है उसकी किताबें मैं पढ़ती हूँ। मैं जितना भी मौका, अपने आप को जितना भी टाइम दे सकती हूँ सोशल साइंस को, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, मैं उस चीज को अपने वक्त से समय निकालकर एकेडमिया से देती हूँ। दोनों अलग चीजें हैं। और दूसरे में एक बहुत बड़ी फेलियोरिटी भी देखती हूँ कि इंडिया में या कहीं भी साइंस में ऐसा क्यों है कि लोग, अगर लैब में आप देखेंगे, अगर रिसर्च करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस के लैब में मोर देन 50% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह के डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, हर चीज से गुजरते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज खुद नहीं बन पाते। तो मैं इसमें अपनी एक स्टोरी बताऊंगी कि जब मैं पीएचडी में आई और मैं धीरे धीरे एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना शुरू की, तो हमारे गाइड जो सुपरवाइजर थे उनको पसंद नहीं आया। तो वो, क्योंकि डायरेक्ट वो कह नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे पास लोग थे, एक्टिविज्म था और सपोर्ट था, सब कुछ था। तो वो अलग तरीके से हमें टॉर्चर करना शुरू किए कि कभी फेलोशिप साइन नहीं करना, या तुम 9 बजे नहीं पहुंची हो लैब में, 9:05 पे पहुंची हो तो अब्सेंट कर देना। तो ये 2 साल तक चला, और कोविड का पीरियड था, और उस समय हर कोई उस हादसे से गुजर रहा था कि आज इसका डेथ हो गया, कल उसका डेथ हो गया। तो मैं उनको क्लियर बोल दी कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, आप मेरी आवाज को नहीं बंद कर सकते। मैं साइंस साइंस स्टूडेंट हूँ। आप जितना एक लैब को मैं अपने काम के प्रति जिम्मेवार हूँ, वो काम मैं रात में करूँ आकर, या वो काम मैं मॉर्निंग में 6 बजे आकर करूँ। ये साइंस में जो एक 9 to 5, 9 to 6 वाला रिसर्च में बना हुआ है, ये बहुत ही पैथेटिक है। और इसको सबसे पहले मैंने लैब में चैलेंज किया, और 2 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल क्विट दिस लैब, और मैंने उस सुपरवाइजर को, उस लैब को छोड़ दिया। और फिर मैं दूसरे एक क्रिश्चियन है, एंड्रयू एमलीन, जो थोड़े से इस चीज के बारे में जागरूक है, मैं उनसे बात की, उस लैब को मैंने ज्वाइन किया, और फिर अपने काम को कंटिन्यू करते रही। तो मेरा यह है कि लाइफ में अगर एकेडमिया या साइंस या किसी भी तरीका का हिंड्रेंस मेरे पॉलिटिकल करियर में, मेरे एक्टिविज्म में, और जो मेरा एम्बिशन है उसके बीच में आता है, तो मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पर चुप हो जाऊंगी या उसे समझौता कर लूंगी, या अपने ड्रीम को मैं लेट गो करने दूंगी इसलिए कि मुझे एक कल का जॉब मिल जाए, इसलिए कि मेरा सुपरवाइजर ना खुश है। मैं सुपरवाइजर को खुश करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं रिसर्च करने के लिए हूँ। तो मैं रिसर्च करूंगी, जो मेरा काम है उसमें मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पर्सनल लाइफ से पॉलिटिक्स करने का समय निकालती हूँ तो उस पर क्वेश्चन मार्क रखने का किसी का अधिकार नहीं है। तो ये है। तो एक चीज साइंस जितना जो भी आप आपने पूछ रहे बोला, थे। जो, हाँ, वो क्लियर हो गया। एक चीज आपने बोला वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। आपने बोला कि साइंस के लोग पॉलिटिक्स में कम है,
तो मेरा मत है कि उसमें एक कारण और है, जो मेरे ख्याल से जो सबसे, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ बाय एजुकेशन, तो एक जी रहा है कि जो साइंस पढ़ते हैं या जो साइंस के प्रति समर्पित होते हैं, वो चीजों को ऑब्जेक्टिविटी के रूप में देखते हैं, सही जी गलत, प्रूफ नॉट प्रूफ। पर जो जी राजनीति या जो समाज है, वो 0 और 1 पे नहीं चलता, वो हाँ या ना पे, ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं चलता है, वो जी जी सब्जेक्टिविटी पे है, कि एक बात के 1,000 तरीके हो सकते हैं देखने के, 1,000 ओपिनियन हो सकता है। प्रॉब्लली जी साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर जनरल जो टिपिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको हर चीज में सही या गलत में बांटना होता है, जबकि राजनीति या समाज में ऐसा नहीं होता है। जी सही जी और गलत के बीच में भी 1,000 धारणाएं होती है, और वो कोई धारणा चलती है। ये आपने पॉइंट बोला, बहुत अच्छा, मतलब सटीक पॉइंट था ये। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपकी बारी में बात हुई। थोड़े अब सोशल जस्टिस मूवमेंट या आज के बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है, उस पर थोड़ा आते हैं, और उसके पॉलिटिक्स के संरचना पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, खास करके 1990 के बाद जो हुआ, मंडल कमीशन हुआ, फिर अर्जुन सिंह ने एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू किया, और बिहार यूपी की और हिंदी बेल्ट की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई, आप कहेंगे। जी आपको क्या लगता है कि क्या क्या इस बैकवर्ड पॉलिटिक्स के इमरजेंस से फायदा क्या क्या हुआ, और क्या क्या लगता है कि चैलेंजेस रहे, जिसको मतलब, या डिमेरिट्स रहे, कि जो ये मूवमेंट आई थिंक असफल रही? तो आई थिंक दोनों पे थोड़ा आप अपना विचार रखें। जी इस पे तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम बैकवर्ड पॉलिटिक्स को देखें या दलित पॉलिटिक्स को देखें या पूरे बहुजन मूवमेंट को देखें, तो हमें लगता है कि हमें आजादी के टाइम पे जाना चाहिए। अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मारते हैं डायलॉग कि अंग्रेज चले गए पर ये नहीं गया, अंग्रेज चले गए पर वो रह गया टाइप का। तो जब आजादी मिली, आजादी के बाद जब पावर इस देश के लोगों को सौंपी गई, तो वहां पर देखने की जरूरत है कि वो पावर किसको सौंपी गई। उस जो पावर सौंपी गई वो किसके हाथ में गई? क्या वहां पर डाइवर्सिटी थी, या कुछ कास्ट का, कुछ जातियों का वहां पर भी वर्चस्व था? तो जब वहां पर हम डायनेमिक जब देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, उस समय पॉलिटिक्स में अंग्रेज तो गए, लेकिन पावर भी अभी उनके हाथ में चली गई, जिसका हम 5,000 साल से अगर हम पृष्ठभूमि देखते रहे, जो रूल करते रहे हैं, उनके हाथ में गई। तो जब खासकर जब हम मंडल जो है कि कमीशन की बात करते हैं, 90s की बात करते हैं कि किस तरह से पावर चेंज हुआ, ये पावर हम देखें तो सिर्फ हम मंडल कमीशन के उससे नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसके पहले ही हम देखें कि लोहिया का इमरजेंस। और जब लोहिया इमर्ज करते हैं तो उनके पार्टी में जब अपनी पार्टी बनाते हैं, तो मोस्टली जो टिकट बांटते हैं, जो टिकट का बंटवारा होता है, तो उसमें बैकवर्ड जो कास्ट होते हैं, उन कास्ट के लोगों को टिकट दिया जाता है। मैंने ये डेटा एनालिसिस किया था कि लोहिया के टाइम पर किसको सबसे ज्यादा जो है टिकट बांटा गया था। फिर हम काशी राम जी के इमरजेंस को हम जब देखते हैं, कि दलित मूवमेंट को हम देखते हैं, तो ये जब कलेक्टिव जो है कि जब इमरजेंस होता है कई सारे लोगों का, तो उनके दम पर 1990 में जो मंडल कमीशन का एक जो रिजर्वेशन का जो सरकारी नौकरियों में 27% लागू होना था, तो वो लागू हो पाया। तो अगर ये लोग नहीं होते, काशीराम जी जैसे लोग नहीं होते, या लोहिया जी के टाइम से जो है बैकवर्ड्स जो है पॉलिटिक्स में इमर्ज नहीं हुए होते, तो मंडल कमीशन के एक जो अनुशंसा है उसको लागू कराना इस देश में उतना आसान नहीं होता। तो जब 1990s में 27% रिजर्वेशन लागू होता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाता है, बल्कि इस देश में एक जो पावर डायनेमिक्स है उसको भी पूरी तरीके से वो चेंज करता है। पावर डायनेमिक्स सिर्फ ये नहीं कि सत्ता में लालू जी आ गए, सत्ता में मुलायम सिंह आ गए, बल्कि एक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है लोगों के बीच में, जो चेतना होती है ना, वो भी जो है जागी। लेकिन यहाँ पर हम खामियां देखते हैं कि पॉलिटिकल चेतना तो जागी, लेकिन साथ में क्या एजुकेशन को लेकर साइड बाय साइड उतना ही चेतना जागी? तो हम यहाँ पर एक कमी पाते हैं कि हम डंडे के सहारे, लाठी के सहारे, हम अच्छे भाषण के सहारे, हम भीड़ के सहारे हम एक सिस्टम में घुस जाते हैं, पावर पर बैठ जाते हैं। लेकिन पावर सिर्फ उससे नहीं होता, क्योंकि एक जब बैकवर्ड व्यक्ति सिस्टम में बैठने की, पावर में बैठने की कोशिश करता है, तो वो इससे भी निर्धारित होता है कि न्यायपालिका में कौन बैठा है। कि अगर आज इलेक्शन है और वहां पर कोई धांधली हुई, वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई, तो क्या न्यायपालिका में ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? वहां पर तो लोग नहीं बैठे हैं बैकवर्ड से, वहां पे तो दलित के लोग नहीं बैठे हुए हैं।
क्या इलेक्शन कमीशन में ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम इलेक्शन के टाइम पर होती है तो उसकी निष्पक्ष कार्रवाई करे? क्या ऐसे यूनिवर्सिटियों में जो देश के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय है वहां पे पिछड़े से, दलित समुदाय से और बहुजन समुदाय से, क्या ऐसे एकेडमिया में लोग हैं जो लिखें तो उनका इम्पैक्ट जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो? तो उसकी भी खामियां यहाँ पर देखने को मिली। तो पावर में सिर्फ बैठ जाने से सोसाइटी होलिस्टिक चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप सरकार में तो आ गए हैं, लेकिन हो सके आप सरकार की आपकी बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन आपके सरकार को जंगल राज घोषित कर दिया जाए, क्योंकि जो घोषित कर रहे हैं पूरा मीडिया वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। तो हम देखें कि सत्ता में तो लोग आए, पावर डायनेमिक्स पूरी तरीके से चेंज हुआ, एजुकेशन में लोग घुसे और नौकरियां लोगों की कुछ मिलने लगी, लेकिन क्योंकि जो होलिस्टिक इंडियन सिस्टम है उस सिस्टम में सिर्फ एक जगह परिवर्तन होने से सब कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो आज भी वो कमियां हैं जिसके शायद जब सब में लोग बैकवर्ड समुदाय से, दलित समुदाय से, बहुजन समुदाय से वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि एक्चुअल जो पावर डायनेमिक चेंज हुआ है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जी आपका कहने का तात्पर्य मोटे तौर पे ये कि पॉलिटिकल पावर में तो आ गए लोग, पर इंटेलेक्चुअल पावर में अभी तक नहीं पहुंच पाए। जी जी, इंटेलेक्चुअल पावर में नहीं पहुंच पाए। और जो ऐसे जो संस्थानें हैं जो एक सरकार को ट्रांसपेरेंट बनाकर रखती हैं, जो सरकार को चलाने में, सरकार को राह दिखाने में के लिए जिम्मेवार होती हैं, उस सिस्टम में भी नहीं घुस पाए। तो ये एक तरह का हम कहेंगे कि ये फेलियोरिटी भी है। मतलब पॉलिटिक्स तो इमर्ज हुई 1990s के बाद, लोग आए, लेकिन अभी भी वो कमियां और खामियां उस चीज में व्याप्त हैं। एक चीज और देखने को मिलती है बैकवर्ड पॉलिटिक्स में, खास करके 1990 के बाद जो हुआ, तो ऐसे देखने को मिलता है कि जो नेता जो पावर में आया, बैकवर्ड समुदाय से जो पावर नेता में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद और परिवार का भला पे ज्यादा फोकस किए, और समाज के भला पे हो सकता है उतना ज्यादा जितना वो कर सकते थे, मतलब लोगों ने किया है, पर उतने ज्यादा नहीं हो पाए। बहुत नेता ऐसे भी हुए जो प्रोबेबली वो वोट के ठेकेदार बन गए, वो किसी अलायंस, आज भी आप देखते होंगे यूपी में है संजय निषाद है, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है, ये सब अपने जाति जाति, चिराग पासवान है, ये अपने जाति के लीडर जरूर बन गए, पर इन्होंने खुद और परिवार का भला प्रायोरिटी समझा प्रोबेबली समाज को लेकर, और समाज का इस्तेमाल करके खुद सक्सेसफुल हो गए, अपने परिवार को स्थापित कर दिया, और प्रोबेबली समाज को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। जी आपको जी क्या लगता है इस बारे में? जी, मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आज के जमाने में जो ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है ना, मतलब हम इस समुदाय के, इस कास्ट के एक व्यक्ति को यहाँ पर रख देंगे तो उसके इतने परसेंट वोट को उसको दिखा दिखा कर हम ले लेंगे। ठीक है, यही आज के जमाने में हो रहा है। आज के टाइम पर, आज के पॉलिटिक्स में ये बहुत रियलिटी है कि हर कोई सत्ता में बैठना चाहता है, और एक कुर्सी के लिए उस समुदाय का, उस समाज का, है ना, उस बैकवर्ड समुदाय का, बहुजन समाज का कितना नुकसान हो रहा है उसको देखे बगैर वो सत्ता से समझौता करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस सारी चीजों को देखते हुए मैं इस करंट राजनीति में मैंने एक ही पर्सन को पाया, लालू प्रसाद यादव, और इसलिए क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर से हूँ, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू की हुई थी। पर मुझे जो सबसे ज्यादा सुटेबल फेस, जिसको एक आइडियल प्रेजेंट टाइम पर मान सकते हैं, वो दिखे, और मैं छात्र आरजेडी को यहाँ पर ज्वाइन की। एक और विषय आती है, इस कहीं ना कहीं रिजर्वेशन रहा, मंडल कमीशन आए, और उस वजह से पूरी बैकवर्ड पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, एक पोलराइजेशन हुआ अपवर्ड फॉरवर्ड का बैकवर्ड पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन में एक दो चीजें बात करें तो बहुत बात ये आती है कि रिजर्वेशन में सबको लाभ नहीं मिला, कुछ समाज है जिनको लाभ ज्यादा मिला या वो ज्यादा लाभ ले पाए। जैसे आपने एक बात बोली कि देश आजाद हुआ तो जो व्यवस्था चली, तो उसमें जो लोग थोड़े प्रोग्रेसिव थे, जो एडवांस थे, जो ज्यादा सक्षम थे, उन जातियों ने ज्यादा सरकार का या ज्यादा फैसिलिटियों का फायदा उठाया, ज्यादा वो शिक्षित हो गए, रोजगार में ज्यादा अच्छे हो गए, अच्छे पोजीशन होल्डर पे हो गए। तो उसी तरह जब 1990 के बाद जब आरक्षण हुआ, तो बैकवर्ड में भी जो बैकवर्ड में जो फॉरवर्ड जातियां थी या बैकवर्ड में जो सबल जातियां थी, उन्होंने इसका फायदा दूसरों के मुकाबले ज्यादा उठाया। और ऐसा बोला जाता है कि कुछ जातियां जैसे कुम्हार, बरही, निषाद, ऐसे जो तबकी, छोटी तबकी की जातियां हैं जो उतने सबल नहीं थे, वो कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन में भी उनका बहुत ज्यादा भला नहीं हो पाया जैसे बाकी जो जात का हुआ।
तो आप क्या इस मतलब आपका इसमें क्या विचार है, और क्या आपको लगता है कि इसको सुधारने के लिए कोटा अंडर कोटा का कोई व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगी। और आप अगर इसको देखेंगे तो मैं इसको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहूंगी। जो आधार है, जो जमीन है, उसमें ये है कि जो जो बहुत ओबीसी में भी जो और अति पिछड़ी जो जातियां थी, है ना, जिनके पास ना जमीन है, जिनके पास ना वो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो किसी और के खेत में काम करते हैं, जो पान की दुकान लगाते हैं, जो कुम्हार हैं, जो लोहार हैं, और ऐसी जो जातियां हैं, उन जातियों के बच्चे जो हैं वो बहुत देरी से स्कूल का रास्ता देख पाते हैं। उससे पहले कि जो अपर ओबीसी कास्ट की जातियां, उनके लोग स्कूलों तक पहुंचना शुरू कर दिए थे। तो जब वो लोग स्कूल तक पहुंच पाते, उसके पहले जो इस देश का जो सरकारी स्कूली व्यवस्था है ना, जिसमें वो प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा ले पाते, उस स्कूल को ही पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की गई। अगर आप आज के समय में देखोगे तो हर गांव का जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, मैं वहीं से पढ़ाई की, लेकिन आज उस गांव का वो प्राइमरी स्कूल पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। टीचर भी नहीं हो उसमें, और आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है कि बैठ कर एक आध घंटे फिर चले जाते हैं। तो जो एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन व्यवस्था है, वहां तक पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां पहुंचती, उसके पहले ही उस व्यवस्था को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया। तो जो अपर ओबीसी कास्ट थे, वो इकोनॉमिकली बेहतर थे, उन्होंने वो उस प्राइमरी एजुकेशन का एक्सेस किया, वो वहां तक जा पाए, और वो आगे निकलकर अभी भी वो एकेडमिया तक नहीं पहुंचे हैं। अगर हम एकेडमिया में देखें तो लेस देन 1% आपको दिखेगा कि ओबीसी के जो प्रोफेसर हैं वो मिलेंगे। तो लेस देन 1%, उसका ये लेस देन 1% भी पहुंच पाए, उसका ये वजह है कि इनिशियल दौर में वो इकोनॉमिकली सक्षम थे, वो उस एजुकेशन का एक्सेस कर पाए, वो धीरे धीरे फिर एकेडमिया तक पहुंचने लगे। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके हाथ में थोड़े से पैसे आते, वो पढ़ने के लिए थोड़े से सक्षम होते, उनके अंदर वो जो मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन चेतना है पहुंचती, उसके पहले वो जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की गई। ये एक जो है कि मैं फैक्ट बता रही हूँ। और जो दूसरा फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें, हम सुनते हैं बहुत ज्यादा कि यहाँ पर इतने जो है कि कुर्मी कास्ट का हो गया, यहाँ पर इतने जो यादव कास्ट का हो गया, यहाँ पर इतने पटेल आ गए, ये हम सुनते हैं। लेकिन हम जब टोटल ओबीसी का पॉपुलेशन देखें तो उस ओबीसी के पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा इन्हीं का पॉपुलेशन है। तो जिसका जितना पॉपुलेशन है, जिसकी जितना संख्या भारी है, उस संख्या के अनुपात में वो एजुकेशन सिस्टम में, वो नौकरियों में, वो पॉलिटिक्स में हर जगह दिख रहा है। जो अति पिछड़े कास्ट है, एक तो एजुकेशन सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए, और दूसरा जो है इकोनॉमिकली इतने असमर्थ है, अभी भी वो इतने ज्यादा असमर्थ है कि वहां तक जब वो एजुकेशन नहीं पा पाए तो एकेडमिया में कैसे पहुंचेंगे। तो इस ये इस पे मेरे दो काउंटर क्वेश्चन है जो आपने जवाब दिया उस पे। पहला, जो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि एक प्राइमरी एजुकेशन ध्वस्त हो गई या ध्वस्त किया गया प्राइमरी। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। हाँ, जी। पर यदि मैं बिहार यूपी का बात करूं, क्योंकि ये दो स्टेट में सबसे ज्यादा लगा, तो 1990 के बाद 1990 से 2030 का जो 30 साल का एक पीरियड है, ड्यूरेशन है मॉडल, तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम गवर्नेंस जो शासन में रहे वो जनरली बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर ही रहे। बिहार में तो लगभग 30 साल के 30 साल ही बैकवर्ड रहे हैं ऑलमोस्ट। यूपी में देखेंगे तो 30 साल में मोटे तौर पे 20 साल आसपास, 15 से 20 साल बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे वो मायावती के रूप में रहे हो, मुलायम जी के रूप में रहे हो, या अखिलेश जी के रूप में रहे हो, डिफरेंट टर्म्स में। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इनकी फेलियर रही? पहला सवाल कि यदि ध्वस्त हुआ है प्राइमरी एजुकेशन तो कहीं बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर की भी उसमें कई फेलियर रही है। और दूसरा सवाल कि आपने जो समस्या बताया वो एकदम बहुत फैक्चुअली बहुत सही बात बताया कि जो ओबीसी समाज है, जो अपर ओबीसी बोलते हैं, वो भी अभी एकेडमिया तक नहीं पहुंच पाया है। और जो आपने बात बोली एकदम फैक्चुअल बात बोली, सही बात बोली। पर एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि आप जो बोल रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी दी हिस्सेदारी, तो उसमें भी जो ईबीसी है या जो बैकवर्ड ओबीसी है वो उसमें भी काफी पीछे रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से इसमें आप भी एग्री करेंगे। वो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से हुआ, वो देर से चेतना जागी उस वजह से हुआ, मल्टीपल रीजन है।
इसको आगे, क्योंकि सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस में मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट वो है कि इनकी भी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। तो उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकती है आगे वाले समय में, इस बारे में यदि कुछ आप बात करना चाहें। देखिए, पहले जो आपका पहला सवाल था कि दो स्टेट में चीफ मिनिस्टर ओबीसी रहे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कहना है कि वो फेलियोरिटी वहां पर हुई कि एजुकेशन सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाया। प्राइवेटाइजेशन स्कूलों का हो गया, लेकिन एजुकेशन जो है अति पिछड़ी जो कास्ट है उनके तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं इसका जो आपको पहले भी मैंने बता चुकी कि जब कोई बैकवर्ड समाज से या दलित समाज से व्यक्ति एक पहले से बने हुए स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को जिसपे कोई डोमिनेट कर रहा है, दो चार चुनिंदा जातियां बहुत पहले से डोमिनेट कर रही हैं, उसको चैलेंज करने की कोशिश करती है या उनको हटा के उस सत्ता में आती है, तो उनके पास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में आज भी वही लोग बैठे हुए हैं। असली जो काम करने वाले लोग हैं, जो इम्प्लीमेंट, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको माना जाता है, वो आज भी उन्हीं के हाथों में है। और जो मीडिया है, जो सिस्टम है, आप काम तब कर पाएंगे जब आपके पास चारों डेमोक्रेसी के जो चारों पिलर्स हैं उसमें आपके अपने लोग हो। अपने लोग का मतलब ये नहीं कि जो आपके फेवर में हो, ऐसे लोग हो जो निष्पक्ष रहे। तो जब कोई एक बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से एक पावर स्ट्रक्चर में आता है, तो उसको सबसे पहले काउंटर चैलेंज मिलता है कि तुम कैसे सिस्टम में आ गए। उस राज्य को जंगल राज घोषित करने की कोशिश किया जाता है, उस राज्य को तमाम तरह के जो नाम दिए जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, किसी और के टाइम पर घोटाले नहीं हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के टाइम पर घोटाले को चारा घोटाला का नाम देना, चारा घोटाला, क्योंकि वो एक चरवाहा स्कूल खोले और उसी तरह के लोग जो ग्राउंड पर समाज के लोग थे वो उनसे इमोशनली उस तरीके से जुड़े, तो उनको बदनाम भी उसी तरीके से किया जा सकता है। तो क्या कहा गया उनको? चारा घोटाला। अगर कांग्रेस के टाइम पर होगा तो बोफर्स घोटाला, ये घोटाला, बहुत फैंसी और इंग्लिश नेम दिया जाएगा। लेकिन वही जब बैकवर्ड समाज से लोग कोई आता है, उसके सरकारी जो है कि सरकार में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको ऐसे नाम से दिया जाएगा ताकि वो अपने ही लोगों के बीच में ह्यूमिलिएट हो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्थान पे उसको चैलेंज है, उसको मल्टीपल फेस पे जगहों पर उसको चैलेंज किया जाता है। और तो एग्जीक्यूट करने में अगर वहां पर कोई और समाज होता, कोई और जो है कि कास्ट का पॉलिटिशियन होता, तो शायद उस राज्य को जंगल राज घोषित नहीं किया जाता। तो अदर फैक्टर से आप जो सोशल स्ट्रक्चर पूरा पहले से बना हुआ है उसको, उसमें इतना चैलेंज करने में एक बैकवर्ड और दलित समुदाय का नेता उसमें फंस जाता है कि वो साइड बाय साइड शायद जितना फोकस करना चाहिए था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अदर पे, वो उतना फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए लालू जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं स्वर जरूर दिया। तो 20 साल में वो स्वर मिला है, भले वो स्वर्ग नहीं दे पाए। जी। ये तो आपने बोला। दूसरी पॉइंट जो हमने बात की कि जो बैकवर्ड ओबीसी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या सामाजिक रूप से करना चाहिए सरकार को, या क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि जो पीछे तो रह बैकवर्ड, गए, ये तो एक्सपेक्ट, मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात है। जी जी जी, देखिए उसके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं सिर्फ जो है कि यूपी में नहीं है अभी, हम्म। लेकिन बिहार में बहुत पहले नीतीश कुमार ने ओबीसी जातियों को बांट दिया। हम्म। ओबीसी एंड ईबीसी हम्म। रिजर्वेशन को वहां पर बांट दिया ताकि इस जातियों को भी इतना रिजर्वेशन मिले। आप तमिलनाडु में देखें, ऐसे आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है मुझे, लेकिन 6 से 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर ऑलरेडी ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं ओबीसी रिजर्वेशन डिवाइड होने के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि डिवाइड करो, लेकिन डिवाइड करने से पहले कम से कम जितना उनकी पॉपुलेशन है ना, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, लेकिन उनको 10% रिजर्वेशन मिल गया, एससी को उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिल गया, एसटी को उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन ओबीसी का जो पॉपुलेशन है, जो 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, मोर देन 50% है, और अभी अगर उसका कास्ट सेंसस होए तो उसका पॉपुलेशन कितना है ये हम नहीं जानते। तो उसके अनुपात में रिजर्वेशन देकर फिर आप ओबीसी को उनके ईबीसी या 4 खंडों में, 5 खंडों में, 6 खंडों में, जितने भी खंडों में बांटना है बांट दो, ताकि वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। और जो दूसरा है कि कैसे और लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा, तो उसके लिए मंडल कमीशन के सारी अनुशंसाओं को लागू करना पड़ेगा।
मंडल कमीशन का मैं जो पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें देखी, उसमें एक ऐसा भी पॉइंट है जिसमें कहा गया कि अगर ये जो मछुआरे हैं जो समुद्र के किनारे मछली पालते हैं, तो अगर वहां पर उनका रेगुलर वो काम करते हैं तो वो समुद्र के किनारे का कुछ माइल जो जमीन होगी वो उनकी हो जाएगी। ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है। ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है कि ओबीसी के बच्चों को जो अति पिछड़े हैं उनके लिए सरकारी हॉस्टल्स बनाए जाए, है ना, उनके लिए अलग से फेलोशिप की व्यवस्था की जाए। तो अगर अति पिछड़ी जातियों को अपलिफ्ट करना है तो उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना होगा, और उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ सिर्फ एक जरिया है कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, कास्ट सेंसस होए और मंडल कमीशन के 40 और पूरे सारे अनुशंसा को लागू किया जाए। बस यही एक जरिया है जिससे अति पिछड़े जो ओबीसी हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। एक बात और आती है आरक्षण में और रिजर्वेशन में, ये तो हमने डिफरेंट कास्ट की बात की, पर एक बात आती है कि एक जाति में भी कुछ लोग ही हैं जो रिजर्वेशन का मैक्सिमम फायदा उठा लेते हैं, मतलब कुछ चुनिंदा परिवार के लोग हों, क्योंकि हर कास्ट में भी अमीरी गरीबी है, उसमें भी एक कास्ट में भी, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, उस कास्ट में भी लोग अमीर है, गरीब है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। तो ये बात भी आती है कि एक कुछ कुछ चुनिंदा परिवार हैं जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, और जैसे यादव कुर्मी पासवान जाति में भी ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या है जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे या नहीं उठा रही। तो एक बात यह था, और उसके साथ यह था कि एक इंसान भी मल्टीपल बार रिजर्वेशन का फायदा उठाता है, तो उसने एजुकेशन में उठाई, फिर जॉब में उठाया, फिर प्रमोशन में उठाया। तो कहीं ना कहीं एक इंसान या कुछ परिवार के लोग रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारा देश इतना बड़ा है, बड़ी आबादी इतनी है कि एक बड़ा आबादी रिजर्वेशन से छूट जा रहा है, क्योंकि कुछ परिवार या कुछ इंडिविजुअल रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं या देखिए, नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर एक व्यक्ति मान लो स्कूल में रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, कॉलेज में उठा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर से वो कॉलेज में उठा रहा है, वो फिर जा रहा है कि नौकरी में उठा रहा है या प्रमोशन में, तो ऐसे ही रिजर्वेशन का इशू है। तो वो मल्टीपल फेजेस में, अपने लाइफ के मल्टीपल फेजेस में वो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। उसके वजह है कि अगर उसको रिजर्वेशन नहीं होगा, मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देती हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है ना कि जनरल के सीट पर कोई भी जो है कि नौकरी ले सकता है, जनरल के सीट पर कोई भी फाइट कर सकता है। ओपन कैटेगरी, जनरल तो कैटेगरी नहीं, ओपन कैटेगरी है। हाँ, कोई ओपन कैटेगरी है, लेकिन उस जनरल के कैटेगरी में आप ये दिखा दीजिए कि 50% जो जनरल जो ओपन कैटेगरी है, मतलब ईडब्ल्यूएस को हटा दें, 40% जो ओपन कैटेगरी है उसमें किसी भी ओबीसी को इंटर नहीं किया करने दिया जा रहा है, उसमें किसी भी दलित को इंटर नहीं करने दिया जा रहा है, किसी भी एसटी समुदाय के व्यक्ति को इंटर नहीं करने दिया जा रहा है। वो ऐसा लगता है कि जो ओपन कैटेगरी है वो अपर कास्ट के लिए वो कैटेगरी रिजर्व कर दी गई है। तो अगर रिजर्वेशन नौकरियों में नहीं होगा, रिजर्वेशन होने के बावजूद भी अगर बच्चे जाते हैं वहां पर इंटरव्यू देने तो नन फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, मतलब सुटेबल ही नहीं है। कहते हैं कि मेरिट का जो है कि झांसा दिया जाता है कि मेरिट इनकी कमजोर है, लेकिन वहीं पर आज हम देख रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लेस देन एससी जाता है तो वहां मेरिट के बारे में नहीं पूछा जाता है। वहां नहीं पूछा जाता है कि अगर एससी से नीचे, एसटी से नीचे वो जो है कि कट ऑफ जा रहा है तो उनके मेरिट पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन हर एक जो है कि पोजीशन पे, हर एक चाहे वो एकेडमिया में हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे पीएचडी के लिए हो, चाहे स्कूल कॉलेज के लिए हो, रिजर्वेशन इसलिए फैक्टर बन जाता है, जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी द्रोणाचार्य जो है वो मौजूद हैं। अगर ये रिजर्वेशन मान लीजिए कि पीएचडी तक मिल गया और उसको फिर बाद में आगे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो ये मानकर चलिए कि वो 100% सीट जो है वो ओपन सीट जो होगी उसमें सिर्फ कुछ जातियों के लोगों को भरा जाएगा। इसलिए रिजर्वेशन जो है वो हर एक फैक्टर पे जरूरी है। और दूसरा, ये जो एक क्रीमी लेयर का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन निकल गया, एकेडमिया में आ गया या ए ग्रेड की नौकरी कर रहा है, आईएएस बन गया, तो उसका सेकंड जनरेशन भी उस रिजर्वेशन का फायदा लेगा। ये जो क्रीमी लेयर है इसीलिए यहाँ पर लाया गया था कि अगर कोई एक ओबीसी में लाया गया है, एससी में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। हाँ, एससी में इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो एससी में लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी एससी जो एसटी समुदाय है वो इतना बैकवर्ड है कि वहां पर जितनी सीट है उतने भी लोग
नौकरियों तक बिल्कुल। नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर वहां पर क्रीमी लेयर लगा दिया जाता है तो बाकी जो सीट होगी वो खाली की खाली चल जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो पूरी सीट भी भर नहीं पाएगी। तो इसलिए वहां पर क्रीमी लेयर अभी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है। जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, आपने भी जिक्र किया, जातिगत जनगणना पर। तो उस पे आपका क्या राय है? और जातिगत जनगणना तो एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है, एक वोट लेने का और मोबिलाइज करने का भी मुद्दा बन रहा है, पर एक तो आपका क्या जातिगत जनसंख्या पे क्या विचार है? और जातिगत जनसंख्या होने के बाद उस डेटा का, वो जातिगत जनसंख्या वो कैसे सरकार इस्तेमाल करे, जिससे सही मायने में सोशल जस्टिस आ सके, सही मायने में कर्पूरी लोहिया का सपना पूरा हो सके, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए क्योंकि अभी अगर एक चीज और है, हम क्योंकि जो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में सरकार कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कर रहे हैं, किसी भी उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होने के बाद क्या होगा, इसके साथ वो क्या करेंगे, या इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी देखिए वोकल नहीं। हाँ, बताएं। कास्ट सेंसस अगर हम सिर्फ कहे तो हो सके एक पॉलिटिशियन के लिए वो पॉलिटिकल मुद्दा होगा, लेकिन एक आम पब्लिक के हम तौर पर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। और इसलिए कि जब हम हमेशा ये सवाल हम अभी आपने ही पूछा कि ओबीसी आरक्षण का फायदा बस कुछ लोग ही उठा पा रहे हैं, मैंने उसको ये बोला क्योंकि वो लोग ही सबसे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए वही सबसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, उस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। आपने भी एक बिना डेटा का आपने एक एजम्पशन में सवाल पूछा जो समाज में फैल रहा है मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए, अब ये पॉलिटिक्स के जरिए, ठीक है। मैंने भी ये जवाब दिया एजम्पशन में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा फायदा ले रहे हैं। हम दोनों एजम्पशन में चल रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हो सके आप जो कह रहे हैं वो ट्रू हो सके जो मैं कह रही हूँ वो ट्रू हो सके दोनों ट्रू हो। इसको साबित करने के लिए कि क्या सच में ये ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा बस कुछ जातियां ले रही हैं, इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। और कास्ट सेंसस नहीं कराया गया, और इस फैक्ट को, ये फैक्ट नहीं है, एक कह सकते हैं प्रोपेगेंडा ही है, अगर इसको समाज में ऐसे व्याप्त रहा कि कुर्मी कोरी पटेल यादव कुछ ऐसी ही जातियां जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा ली, तो इससे क्या होगा कि समाज डिवाइड होगा। धीरे धीरे जब अति पिछड़ी जातियां, उसके कुछ लोग जो जागरूक होंगे और उनके जहन में ये हमेशा से भरा रहेगा कि हमारा हक तो इन्होंने खा लिया, क्योंकि आप बहुत पीछे जागे हो, आप बहुत लेट स्कूल पहुंचे हो, आप बहुत लेट सिस्टम में समझ पाए हो आ रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में तो ये रहेगा कि हमारा इन्होंने खा लिया रिजर्वेशन, हमारा इन्होंने ले लिया। तो एक बहुत बड़ी ये फॉल्ट लाइन जो क्रिएट हो रही है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है, वो इस प्रोपेगेंडा से चल रही है कि ये जातियां ही सबसे ज्यादा ओबीसी रिजर्वेशन ले रही हैं। तो इसीलिए इस चीज को, अगर ये सही है गलत है जो है, इसको भी परखना है, जानना है, सच्चाई जानना है, तो कास्ट सेंसस जरूरी है। और दूसरा जो है कि इसका फर्दर उपयोग कैसे होगा, तो इसका उपयोग जैसे आपने बोला कि अति पिछड़ी जातियां कैसे अपलिफ्ट होंगी, कैसे आएंगी, कैसे इक्वलिटी समाज में आएगी उनको लेकर, तो उसके लिए भी कास्ट सेंसस जरूरी है। अगर हमें मालूम होगा कि जो पासी है उसका पॉपुलेशन कितना है, अगर हमें मालूम होगा जो तेली है उसका पॉपुलेशन कितना है, जो लोहार है उसका पॉपुलेशन कितना है, कुम्हार है उसका पॉपुलेशन कितना है, तो हम उस डेटा के अनुसार उनपे जो रिजर्वेशन है, जो अदर तरह के अफर्मेटिव एक्शन, नॉट जस्ट रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, एक्शन कई तरह के होते हैं, या सरकार उनको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देती है या अलग अलग तरीके के बेनिफिट देती है, तभी वो बेनिफिट उस सोसाइटी तक पहुंच पाएगी। और नहीं दिया जाता, 1931 के जनगणना के आधार पर कुछ किया जाता है, तो ये सिर्फ एक एजम्पशन के बेस पे है। आप कितना भी पैसे खर्च कर लो, कोई भी अच्छी पॉलिसी बना लो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल डेटा नहीं पता है, ये बस हवा में तीर मारने जैसा है। तो इसलिए भी कास्ट सेंसस जरूरी है। अगर रिजर्वेशन को भी डिवाइड करना है ओबीसी ईबीसी में, अपलिफ्ट करना है बैकवर्ड समाज को, और या जो अफवाह जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कुछ ही जातियां सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा ली है और इसको सही है या गलत है इसको भी देखना है, तो कास्ट सेंसस इज मस्ट। एक आखिरी सवाल रिजर्वेशन को लेकर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एक बात और उठती है कि जब 1990 में मंडल कमीशन आया, तो पढ़ाई में रिजर्वेशन की बात हुई, फिर नौकरी में रिजर्वेशन की बात हुई, फिर पढ़ाई में बात हुई। पर आज जब हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि देश में
पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पब्लिक जॉब्स ऑल टाइम लो पे है, और वो खत्म होते जा रहे हैं। कुछ सालों में हो सकता है पब्लिक एजुकेशन और मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम ही बचेंगे जिस हिसाब से जनसंख्या है। तो एक बात ये भी होती है कि मतलब प्राइवेट में भी रिजर्वेशन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं आ रही, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो रिजर्वेशन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो ही नहीं पा रहा। तो एक ये सवाल कि क्या रिजर्वेशन प्राइवेट में आनी चाहिए, उसके साथ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि कुछ क्रिटिकल सेक्टर भी होते हैं, जैसे कुछ वो साइंटिफिक रिसर्च है, मतलब नासा हो गया, मतलब नासा तो मतलब स्पेस रिसर्च, ऐसे जो क्रिटिकल चीज है, क्या पहला चीज तो क्या प्राइवेट में भी रिजर्वेशन आना चाहिए, और दूसरा कि जो क्रिटिकल सेक्टर है वहां पे रिजर्वेशन का रोल आप क्या देखते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ये मंडल कमीशन में भी ये चीज है, उसकी एक अनुशंसा है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है उनके लिए जो रिजर्वेशन का विरोधी है, जो रिजर्वेशन को नहीं पसंद करता है, कि वो तमाम तरह का लूप होल ढूंढ कर उसको बाईपास करके, है ना, निजीकरण कर देगा। और जब सरकारी संस्थानों का, जब स्कूलों का, विश्वविद्यालयों का, हर चीज का निजीकरण होगा, तो हम कतई सोच नहीं सकते कि वो व्यक्ति जो इकोनॉमिकली पुअर है वो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों तक वो पहुंच पाएगा। इसलिए कि अगर अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टरों में सबसे ज्यादा सामंती लोग बैठे हुए हैं, और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मोस्टली जो प्रेजेंट सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके सपोर्ट से वो चल रही होती है, क्योंकि उसको लोन चाहिए होता है बैंक से, उसको तमाम तरह के सपोर्ट चाहिए होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर उस तरह से समाज में होती है जो चलती है। तो हम ये भी साथ में देखते हैं कि इस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मंडल कमीशन की घोर विरोधी थी, जिसने मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन चलाया, जो बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे जिसने मंडल को जो दबाने गया, जो कुचलने गया, ये इस सरकार में हम देखें जो मंडल विरोधी है, और उसी सरकार में हम देखें कि निजीकरण जो है, प्राइवेट बहुत तेजी से, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं, ये पूरी सोची समझी चाल है कि वो सरकार जो मंडल आरक्षण की विरोधी है, और उसी सरकार में अगर प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश है कि कैसे रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। ओबीसी रिजर्वेशन को मैं सिर्फ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सबको रिजर्वेशन, जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन खत्म होगा तो वो ईडब्ल्यूएस का भी खत्म होगा, दलित, एससी का भी, एसटी का, सबका रिजर्वेशन खत्म होगा। तो मतलब ये रिजर्वेशन विरोधी है ये। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू हो, और इसके लिए पहल 2004 या 5 से जब यूपीए की सरकार बनी थी, और जब कांग्रेस के ऊपर और क्षेत्रीय पार्टियों का प्रेशर था, ये जो एक कोएलिशन की सरकार थी, तो उस समय उसने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे उनके दबाव में। लेकिन जैसे ही अब 2009 के बाद का हम देखें कि कांग्रेस की डिपेंडेंसी क्षेत्रीय पार्टियों से खत्म हो गई, तो इस बात पे वो दोबारा नहीं बोली। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू हो, ताकि ये कोई लूप होल नहीं बचे कि जिसके सहारे रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। जी कंचना जी, हमने एक विस्तृत चर्चा की रिजर्वेशन के पर। लास्ट राउंड के लिए वुमेन इन पॉलिटिक्स पे थोड़ी बात करेंगे। एक हम लोग ये बात किया, आप भी एक एग्जाम्पल रही हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण की, कि अपने घर और समाज में कैसे विद्रोह करके आप अपने लिए खुद के लिए जगह बना रही। तो एक जो हम लोग देखते हैं कि समाज में जनरली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वुमेन, वो काफी कम है, मतलब 50% जनसंख्या है, पर प्रॉब्ली 10% या 15% ही उनका एमपी में या एमएलए में उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। तो क्या लगता है आपका कि इसका सबसे मेन कारण क्या है, मतलब सबसे मेजर कारण इसका क्या है? इसको मैं बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे मैं, मेरी किताब भी आने वाली है, वो फाइनल स्टेज पे है। और क्योंकि डेटा साइंस में मैं काम करती हूँ, तो मैंने फुल्ली उस पर डेटा में रिसर्च किया हुआ है कि अगर हम देखें कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल बाद, लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ 14% महिलाएं हैं, 50% पॉपुलेशन और महिलाएं सिर्फ 14% हैं।
और दूसरा हम देखें कि अलग अलग असेंबलीज का हम देखें, किसी असेंबली में 11% है, किसी में 4% है, किसी में 5% है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है वहां पर। और कुछ ऐसे स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं 3 से 4, जहां पर कैबिनेट में कोई महिला मिनिस्टर ही नहीं है, ठीक है। और अगर किसी स्टेट में फीमेल चुन कर आती हैं तो मोस्टली आप देखिएगा कि क्या प्रेफर किया जाता है उनको मिनिस्ट्री देने में। इस पे मैंने महिला एक, एवं बाल विकास। हाँ, महिला एंड बाल विकास, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर फीमेल को कैबिनेट में महिला एंड बाल विकास दिया गया है। मतलब अभी भी जो एक टिपिकल माइंड सेट है कि औरत सिर्फ एक बहू बेटी बीबी के रोल में आ सकती है, वो रोल जब वो पॉलिटिक्स में जाती है तो वहां पर भी वो रिलाई करता है। और जो मैंने रिसर्च किया कि सिंस द इंडिपेंडेंस 78 ऐसे समथिंग महिला कैबिनेट में रही हैं। मैंने उनपे जब डिटेल स्टडी किया तो पाया कि मोस्टली वो फीमेल हैं जो किसी इलीट बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके पीछे एक सपोर्ट है, एक बैकग्राउंड है, वो चाहे हस्बैंड का हो, चाहे जिस फैमिली में शादी हुई है उसमें हो, या फादर का हो, जिसका भी हो। और मोस्टली अपर इलीट क्लास फैमिली से आती हैं। तो इसीलिए जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को पूरे एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि वाई कोटा विद इन कोटा इज नेसेसरी, और कोटा विद इन कोटा ही ना हो, इसी वजह से विमेन रिजर्वेशन बिल आज तक का सबसे पेंडिंग, लॉन्गेस्ट पेंडिंग बिल है जो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। इस पर भी कोई सवाल नहीं करता। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पॉलिसी फीमेल की नहीं लेकर आई जाती है, लेकिन व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट पॉलिसी? इंटेंशन होता है कि कैसे हम उस जो 50% समाज है उसके वोट को हम ले सके। जैसे मैं एक पार्टी को दोष नहीं दूंगी यहाँ पर, मैं बीजेपी को भी दोष दूंगी जो नेशनल पार्टी है, और कांग्रेस को भी। उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव जब इलेक्शन चल रहा था, क्या था? लड़की हूं लड़ सकती हूँ, दैट वाज द स्लोगन देयर। पर जब वहां से बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, कहाँ गई लड़की हूं लड़ सकती हूँ? उसके बाद से कभी ये जिक्र नहीं हुआ कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। 33% रिजर्वेशन बिल पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोटा विद इन कोटा पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दूसरा, अगर मैं जो सत्ता में है उसकी पॉलिसी की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो लाइन है, ये एक एक बच्चे को इस देश में रटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एडवर्टाइज किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की स्कीम का 80% पैसा जो है, इसका डेटा आया था कि 80% पैसा इस प्रोग्राम को एडवर्टाइज करने में लगाया गया, ट्रक के पीछे नाम ये लिखने पर लगाया गया, जो जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके पीछे ही सबको लगाया गया। लेकिन क्या उसका पैसा उचित तरीके से उपयोग किया गया? महिलाओं के लिए अलग से जो है कोई स्कीम लाई गई? क्या उनको अलग से पढ़ने के लिए कोई फेलोशिप दिया जा रहा है? नहीं। ये एक इंटेंशन है कि ये स्लोगन चलाकर, हम कैची स्लोगन चलाकर कितना ज्यादा जो है फीमेल का वो ले सके। तो सिर्फ एक का नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटेंशन होता है कि फीमेल एज ए वोटर, है ना, उनके लिए कोई कंक्रीट स्कीम लाकर उस पर फोकस करने के बजाय वो एक वोट बैंक के तौर पर सिर्फ देखी जाती है। ये एक बहुत बड़ा फेल्योरिटी है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें मैं नहीं कहूंगी कि महिला विंग खोलने की क्या जरूरत पड़ी उन्हें। आज तक आपने पुरुष विंग देखा है? वाई कांट विमेन रूल बोथ मेल एंड फीमेल? हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं ऐसा नहीं करूँ कि महिला विंग कोई खराब चीज है, महिला विंग अच्छी चीज है। वहां से अच्छी अच्छी लीडर निकली, वहां से सुषमा स्वराज भी निकली हुई है, तो वहां पर से ममता बनर्जी भी निकली हुई है, अच्छे लीडर निकले हुए हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि अलग तरीके का आप प्रकोष्ठ खोल रहे हैं, दलित के नाम पर एक, ओबीसी के नाम पर एक, कोई व्यापार के नाम पर एक, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो मेल का कोई विंग नहीं है, फीमेल का विंग है, और सारे फीमेल को उसमें रख दिया जाता है। सारे फीमेल को वो पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, इसके पहले कि वो समाज सिस्टम सबको जानती, वो दोनों पर रूल करती, वो दोनों को समझती, उसके पहले ही उनको आइसोलेट कर दिया गया। और ये जो महिला विंग का कॉन्सेप्ट है, मैं इसके सख्त विरोधी हूँ। अगर महिला विंग का कॉन्सेप्ट ठीक है तो एक पुरुष विंग का भी खोल दिया जाए। तो ये सारे समाधान क्या है इसका, कैसे समाधान होगा? रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, क्या करना होगा इसके लिए? समाधान इसकी मैं जो बात करूंगी, इंडिया में पॉलिटिक्स करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर जरूरी नहीं है। आपके पास मनी पावर होना चाहिए, आपके पास मसल पावर होना चाहिए, आपके पास नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए।
मैंने ये भी रिसर्च किया कि हम देखें कि अगर 78 जो कैबिनेट में मिनिस्टर थी महिलाएं, उनके एजुकेशन को देखा, और पुरुष जो मिनिस्टर हुए उनका मैंने नॉर्मल सैंपल डेटा लिया, उनके एजुकेशन को देखा, तो मैंने ये पाया कि इस देश में अगर फीमेल को रूल करना है, फीमेल को पॉलिटिक्स करना है, तो उसके लिए एजुकेशन नेसेसरी है। अगर वही मेल है, वो अनपढ़ मेल भी चलेगा, क्योंकि वो जब देसी भाषा में बोलेगा, जो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलेगा, जब वो राजस्थानी लोकल टोन में बोलेगा, तो लोग कहेंगे व्हाट ए ग्रेट लीडर, जनता से कनेक्ट करता है। लेकिन वही फीमेल अगर भोजपुरी लैंग्वेज में खड़ी होकर बोलने लगे, तो लोग कहेंगे अरे इसको भगाओ, इसको तो कुछ नहीं आता। ये टिपिकल माइंड सेट। हमेशा पॉलिटिक्स में अंग्रेजी बोलने वाली पसंद आती है, तो ये अंग्रेजी बोलने वाली जो फीमेल है, वो तो वहीं से निकलेगी ना जहां पर एजुकेशन अभी तक पहुंचा है सिस्टम में। दैट इज वाई आई एम सेइंग वाई कोटा विद इन कोटा इज नेसेसरी। तो ये जो फैक्टर है, लड़कियों को एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट पर लड़ना है, कई ज्यादा फ्रंट पर लड़ना है, क्योंकि एज ए गर्ल जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो सिस्टम है हमारे समाज में, वो मेल को जाता है, लड़के को जाता है, लड़की को नहीं आता है। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग में टाइम लगता है, आपको इस समय देना होता है, लोगों से मिलने जाना होता है, लेकिन एक जब फीमेल मिलने जाती है, लोगों से मिलती जुलती है, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता उसके कैरेक्टर एसिसिनेशन में, इस सिस्टम में, इस समाज में। तो ये सारे बहुत सारे वजह हैं कि जिससे मल्टीपल फ्रंट पर फीमेल को अभी लड़ना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा अभी मस्ट जरूरी है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को कोटा विद इन कोटा के साथ लाया जाए, और यही इमीडिएट सोल्यूशन है। क्योंकि एजुकेशन और प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, नेटवर्किंग बनाना, मैन पावर, मसल पावर, इस सब में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और सबसे ज्यादा इमीडिएट सोल्यूशन है कि फीमेल रिजर्वेशन, फीमेल रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में, असेंबलीज में बढ़ाया जाए। उसको कोटा विद इन कोटा से ही सॉल्व किया जा सकता है, विमेन रिजर्वेशन बिल से ही सॉल्व किया जा सकता है। आप रिजर्वेशन बिल की बात कर रही हैं, एक विषय और कि बहुत सारे स्टेट में एक जगह जहां रिप्रेजेंटेशन वुमेन की सुधरी है, वो है लोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लोकल इलेक्शन। बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने 50% रिजर्वेशन का बात की, दिया, और काफी स्टेट में दिया है जहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन लोकली इलेक्ट होकर बहुत आ रही है, मतलब मुखिया बहुत बन रही है, सरपंच बहुत बन रही है। पर वहां पे भी देखा जाता है, जो आपने जिक्र कर रही थी पहले उसमें, कि मुखिया पति का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहां पे मुखिया की जो पति, वो पावर वो महिला को बस एज अ नॉमिनेशन टूल यूज करते हैं, क्योंकि सीट रिजर्व्ड है। पर राजनीति पुरुष ही करता है, महिला को वो करके रखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि भले महिला बिल आ जाए, पास हो जाए, और फिर भी ये सिस्टम रहेगी, तो ये सिस्टम तो क्या लगता है कि मतलब ये समाधान है, मतलब लोकल इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंटेटिव देख के लगता नहीं है कि ये समाधान कर पा रही है? क्या विचार है आपके? हाँ देखिए, और उसका ये कारण है कि अभी भी जो हमने बोला कि अभी भी सामंती व्यवस्था इतना ज्यादा है, हायरार्की इतना ज्यादा है कि फीमेल इलेक्ट तो होकर आ रही है, लेकिन चलाया किसके जा रहा है? उनके घर के मेल के द्वारा। लेकिन हम कहीं ना कहीं वो चीज ब्रेक डाउन होने में वक्त लगेगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कई सारे ऐसे स्टेट है, 5 से 6, जिसमें वेस्ट बंगाल एक है, बिहार एक है, और जिसमें फीमेल जो है लोकल लेवल पर, लोकल बॉडी पे वो 50% आ चुकी है ना, 50% वो अपने पॉपुलेशन के अनुसार पहुंच चुकी हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है, उसमें फीमेल अभी भी अथॉरिटी में नहीं होती है, किसी और के द्वारा चलाया जाता है, फैमिली मेंबर के द्वारा चला जाता है, मेल के द्वारा चला जा सकता है, चला जाता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वहां पर होता है अभी भी। कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जो उस जगह से निकल कर आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब चलती हैं, कुछ विद्रोह भी करती हैं, और उसी सिस्टम में अपने ही फैमिली से, अपने ही लोगों से फाइट करके उस जगह पर पहुंच रही हैं। और दूसरे, जब हम पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट देखें, असेंबली का कॉन्सेप्ट देखें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस वे में कि साल भर में 3 बार जो है कि पार्लियामेंट में सेशन चलेगा। 3 बार पार्लियामेंट में उनको आना ही आना पड़ेगा। तो उसमें जो पति होता है, वो आकर तो अटेंडेंस लगाकर नहीं जा सकता। असेंबलीज में भी पति आकर अटेंडेंस नहीं लगा जा सकता है। तो इसलिए कि जो लोकल जगहों पर, लोकल बॉडीज में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं फीमेल की जगह, वो थोड़ा सा यहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट में हटकर रहेगा, क्योंकि सेशन जो है वहां पर फीमेल को आना ही आना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मीडिया का वॉच भी प्रोबेबली ज्यादा रहेगा, लोकल पे तो मीडिया का वॉच भी जीरो रहता है, पर विधानसभा लोकसभा में मीडिया भी ज्यादा इसको कवर करेगी, ज्यादा वो वॉच करेगी और ज्यादा रिपोर्ट करेगी। जी जी जी, इसी तरह कि अगर कोई छोटी सी बॉडी वहां पर बनाया जाए, जिस तरह से असेंबली में लोग आते हैं, अटेंडेंस होता है,
और इसी तरह लोकल जगहों पर भी अगर मीटिंग हो बुलाया जाए और जो मेंबर है जो जीता है फीमेल वही आए और उसी का अटेंडेंस चलेगा, अगर वो सिस्टम वहां पर मस्ट कर दिया जाता है तो वो जो थोड़ा सा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाएगा। जी। अंजना जी धन्यवाद। एक मैसेज जो आप क्योंकि आप भी कॉलेज में जेएनयू में हैं, बहुत लोग एस्पायरिंग होते हैं जो कॉलेज में होते हैं क्योंकि भी राजनीति करनी है, वो भले इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आर्ट्स कॉलेज में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, लड़के हों लड़कियां हों, सबको इंस्पिरेशन होता है कि राजनीति में करना है, राजनीति करना है, राजनीति में इंटरेस्ट रहता है। पर उन्हें डर और भय भी होता है कि बिना पैसे की, जैसा राजनीति, बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती, बिना जाति की राजनीति नहीं हो सकती, बिना मसल पावर की राजनीति नहीं हो सकती। तो बहुत लोग वो प्रयास ही ना करते और ये समझ लेते हैं कि ये मेरी बस की बात है ही नहीं। ठीक है, तो इन जैसे लोगों को, जो युवा है, जो 18 साल के, 21 साल के, 22 साल के हैं, जिनको राजनीति में रुचि है, जो राजनीति के माध्यम से समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो अपनी जीवन राजनीति में खपाना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ आपका मैसेज हो या कोई आपकी हो कि क्या बात का उनको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैसेज मैं स्पेसिफिकली जो है वो फीमेल के लिए दूंगी। चलिए। और इसलिए दूंगी क्योंकि मैंने देखा है पार्टियों में अगर कोई लड़की किसी कोई पोस्ट पा जाती है या उसको टिकट मिल जाता है या बहुत यंग एज में उसको कुछ मिल जाता है, तो मैं देखती हूँ कि अच्छे से अच्छे पढ़े से पढ़े लोग ये कहते हैं उसका तो उसके साथ कुछ था, समथिंग है ना, इसको तो उसने फेवर किया, उसको तो इसने कहा। मैं जो कह रही हूँ ये है कि कोई इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पॉलिटिक्स, वो लड़कियां हिचकिचाती हैं कि अगर फिर से वो ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, कुछ पा जाएंगे, सिस्टम में घुस जाएंगे, उनके ऊपर उस चीज का लेबल लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही नहीं बल्कि ये भी है कि जो जैसे कोई मेल है वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ता है और हार जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, लेकिन वो उसको डिस्करेज नहीं किया जाता है। उसको कोई बात नहीं, नेक्स्ट तुमने इतना वोट लेकर आया, तुम नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया फाइट करोगे, ठीक है। लेकिन जब एक मेल फीमेल होती है वो एक बार में हार जाती है, नेक्स्ट टाइम में उसका पॉलिटिकल करियर एंड हो जाता है। क्यों? तो मैं ऐसे जो यंग हैं। अंजना जी आपका म्यूट हो गया है। अ, जी। जी, आवाज आ रही? जी हाँ, कॉल। तो जो हमारे साथी हैं जो ऐसे फर्स्ट जनरेशन है जो फीमेल है जो लड़ रही हैं, उनसे यही निवेदन है कि हताश होने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप हार गए तो कोई बात नहीं, आप फिर से लड़ो। आप, और खासकर फीमेल को, क्योंकि हमारे पास वो मैन पावर नहीं है, वो मसल पावर नहीं है, वो मनी पावर नहीं है, तो हमारे पास एक ही औजार है, वो है एजुकेशन का औजार। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एजुकेशन है कि हम सिस्टम को समझे, हम दुनिया को समझे, हम पॉलिटिक्स को समझे, और हम ऐसे समझे, हम अपनी आवाज को इतना वोकल तरीके से, इतने दमदार तरीके से रखें कि हमें मसल पावर, मनी पावर और जो तमाम तरह के पावर हैं उसको भी हम अपनी आवाज से बीट कर सकें। इसलिए हमें जो यंग वुमेन है जो भी पढ़ रही हैं, जिनका पॉलिटिक्स में आने का मन है, उनसे उनको मैं कहना चाहूंगी, फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ। ये नहीं कि सिर्फ साइंस है तो साइंस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट करो, सिस्टम, समाज और इस देश दुनिया के बारे में एजुकेट करो, अपने राइट्स के बारे में जानो। और जिस दिन अपने आप को फुली एजुकेट कर लोगे, सिस्टम समाज को समझ लोगे, अपने राइट्स को समझ लोगे, इक्वालिटी को समझ लोगे, सोशल जस्टिस को समझ लोगे, आप उस दिन तैयार हो पॉलिटिक्स करने के लिए और आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, यही मेरा लास्ट मैसेज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कंचना जी। एक थैंक यू वेरी मच हमारे से ज्वाइन करने के लिए। काफी लंबा सेशन चला, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा और काफी इंसाइटफुल रहा। चाहे वो वुमेन की बात हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे एमबीसी की बात हो, विस्तार से चर्चा की। इसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी।